आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टडी सत्र के इस एपिसोड पे आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, कहानी की जो सिलसिला था उसकी दस्तूर अभी जारी है। कहते हैं ना कि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर ने भी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अगर इस शक के चंगुल में फंस जाए तो इतनी आसानी से वो बाहर तक नहीं निकल पाता। इसी शक के चक्कर में आज तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। आज जो आपको हम बताने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लेकिन जब इसकी सच्चाई, खास करके उसके घर वालों को सच्चाई पूरी पता चलता है तो सबका रो रो करके बहुत बुरा हाल होता है। वाकई में जो आज की कहानी हम आपको बताने वाले हैं ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, दरअसल यह जो घटना होता है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला होता है गाजीपुर, और इसी गाजीपुर अंतर्गत एक थाना होता है बढ़ियागंज, और इसी बढ़ियाबाद, और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बदगांव, और इसी बधाओं गांव का जो रहने वाला होता है दीपचंद की पत्नी का नाम होता है सुमन। और सुमन और दीपचंद के टोटल 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटी हैं और 2 बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम होता है चंदना, उसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, जो 12वीं तक की पढ़ाई करी है। दीपचंद जो एक सरकारी टीचर है, शिक्षक है, जो ठीक ठाक पैसे भी कमाता है और पूरे परिवार के साथ अच्छे तरीके से जीवन जी रहा है। बात हम आपसे करते हैं 16 मार्च 2018 की सुबह के करीब 10 बजे के करीब। चंदना वो अपनी माँ से ये कह करके निकलती है कि हम खेतों जा रहे हैं, लेकिन दोपहर तक चंदना वापस घर नहीं आती। तो उसके बाद उसकी माँ जो होती है सुमन, वो अपनी बेटी की तलाश करते हुए खेत पहुंचती है, लेकिन चंदना खेत में कहीं भी नहीं दिखती है। देखते देखते जब शाम का समय हो जाता, चंदना जब अपने घर नहीं पहुंचती है, सुमन इस बात की जानकारी अपने पति दीपचंद को देती है। अब दीपचंद को जब ये बात पता चलता है, घर पे आता है, कुछ आसपास के पड़ोसियों के सहयोग से चंदना की हर जगह पे ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद चंदना का कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसको लेकर के पूरा घर परिवार ही नहीं बल्कि रिश्तेदार सब परेशान हो उठते हैं। गांव के लोग भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक जवान लड़की घर से ऐसे कैसे गायब हो गई। जब चंदना का कुछ भी पता नहीं चलता है, उसी दिन शाम के समय में दीपचंद अपने आसपास के लोगों के सहयोग से अपने थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब ये रिपोर्ट दर्ज करते हैं गुमशुदगी का, अपहरण का, तो फिर पुलिस भी अब चंदना की तलाश करना शुरू करती है। पुलिस भी कोशिश करती है, लेकिन पूरी रात बीत जाता है, लेकिन चंदना का कुछ भी पता नहीं चलता। अब अगले दिन सुबह जब दीपचंद के पड़ोस के रहने वाला एक ललन यादव होते हैं, जब वो अपने खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसके गेहूं की जो फसल होती है वो काफी बर्बाद हो गई है। अब ललन को लगता है कोई जानवर वहां उसके गेहूं के खेत को धांग दिया है, बर्बाद कर दिया। अपने फसल को देखने के लिए जब खेत के अंदर जाता है तो देखता है गेहूं के बीचों बीच में चंदना की लाश पड़ी। अब वो दरअसल उसके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा तक नहीं था। अब चंदना की किसी ने शायद बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या किया था। ललन यादव जैसे चंदना की इस लाश को देखता है, अब इस प्रकार से वो डर जाता है, सहम जाता है कि वो भागते दौड़ते सीधा गांव में आता है और दीपचंद को जाकर के इस बात की जानकारी देता है। उसके बाद ये खबर जो धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर फैल जाता है। अब पूरे गांव के लोगों को जैसे ही पता चलता है, सबके सब घटनास्थल पे पहुंचते हैं, पूरे गांव के लोग ही पहुंच जाते हैं। तभी इस बात की सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, वो अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे मौके पे पहुंचती है और सबसे पहले चंदना की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि चंदना के गले के ऊपर एक किसी हथियार से उसे रेता गया है गला, और साथ ही साथ उस हथियार से चंदना के शरीर के ऊपर भी कई बार वार किया गया। अब पुलिस जब इस लाश को अपने कब्जे में लेने की प्रयास करती है, वहां पे जो ग्रामीण मौजूद थे वो विरोध करते हैं। अब लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर ये बात का दबाव डालने लगते हैं कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते, पुलिस इस लाश को नहीं ले जा सकती। अब लोग जब इस बात को हो हंगामा करने लगते हैं, पुलिस प्रशासन और भी अपना फोर्स को बुलाती है, लोगों को कैसे भी तितर बितर करके अपने काबू में लेती है और आश्वासन उसे देती है कि हम अपराधियों को 24 घंटे के भीतर ही पकड़ डालेंगे। तब जाकर के लोग पुलिस का सहयोग करते हैं। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजती है।
फिर दीपचंद के ही कहने पे धारा 302 के तहत ही अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है पुलिस और इस केस की छानबीन करने लगती है। अब पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेती है, एक दिन का और समय बीत जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कुछ भी अता पता नहीं चलता। अब पुलिस भी इस सोच में हो जाती है कि आखिरकार चंदना की हत्या किसने किया और क्यों किया। पुलिस जब चंद्या के मोबाइल के बारे में उसके घर वाले उससे पूछताछ करते हैं तो दीपचंद का कहना होता है, साहब मेरी बेटी कोई फोन ही नहीं चलाती थी। अब जब अपराधियों का कुछ भी पता नहीं चलता है तो लोग आखिरकार अपने खबरियों पे, पुलिस जो अपने खबरियों को भेजता है, खबरियों को काम पे लगाता है। जैसे ही ये बात पुलिस खबरियों को बताता है, 19 मार्च 2018 को 2 दिन बाद एक खबरी थाने में आता है और पुलिस वालों को कहता है, साहब दीपचंद का पूरा परिवार झूठ कह रहा है। दरअसल चंदना जो है किसी से मोबाइल पे बातचीत किया करती थी। जैसे ही खबरी मोबाइल का जिक्र पुलिस वालों से करता है, पुलिस अपने दलबल के साथ फिर से दीपचंद के घर पे पहुंचती है और फिर दीपचंद से चंदना की मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है। अब दीपचंद इस बार भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब मेरी बेटी कोई फोन ही नहीं यूज कर रही थी। लेकिन दीपचंद जब पुलिस वालों के सवालों का जवाब ही दे रहा था, वहीं पे खड़े उसकी छोटी बेटी होती है वंदना सब बात सुन रही थी। अब वंदना जिसका उम्र करीब करीब 12-13 वर्ष के आसपास है, वंदना पुलिस वालों को कहती है कि साहब मेरी दीदी फोन पे किसी लड़के से बातचीत करती थी। दरअसल उसके पास एक छोटा सा फोन था, हमने कई बार दीदी को फोन पे बातचीत करते हुए देखा। अब वंदना जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस बहुत ही प्यार से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें यह बात पता है कि चंदना किस लड़के से बातचीत करती थी। इसके ऊपर वंदना का कहना होता है, साहब हम तो ये नहीं जानते कि दीदी किस लड़के से बातचीत करती थी, लेकिन हम ये देखे हैं मोबाइल कहाँ छुपाती थी, ये बात हमें पता है। वंदना तुरंत घर के भीतर जाती है और एक छोटा सा मोबाइल ला करके पुलिस के सामने ही देती है, पिताजी के सामने पुलिस को देती है। अब पुलिस उस मोबाइल को लेकर के, चंदना के मोबाइल को लेकर के उसके CDR निकलवाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है, तो पता चलता है उसमें एक नंबर है जिसमें 16 मार्च को चंदना ने आखिरी बार बातचीत सुबह के करीब 9 बजे के आसपास बातचीत किए हुआ है। अब चंदना उस नंबर के ऊपर पिछले कई महीनों से भी लगातार बातचीत करते रही थी। अब पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वो नंबर किसी विवेक कुमार चौहान के ऊपर रजिस्टर्ड होता है। अब विवेक जिसका उम्र करीब करीब 22 साल होता है, विवेक के बारे में जब दीपचंद से पुलिस पूछताछ करती है तो विवेक का नाम सुनकर के दीपचंद भी घबरा जाता है एकदम से। दीपचंद पुलिस वालों का कहता है कि साहब ये विवेक कोई और नहीं है बल्कि मेरे ही पड़ोस का रहने वाला रामधनी चौहान का नाती है। विवेक जो मोहननाथ भांजन जिला के मोहम्मदाबाद गोहना थाना के अंतर्गत उमनपुर गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस को जैसे ये बात पुलिस को पता चलता है, 19 मार्च 2018 को पुलिस अपने दल बल के साथ विवेक के घर पे एंट्री करती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात जो है विवेक कुमार से हो जाता है। अब पुलिस तुरंत ही विवेक को अपने कब्जे में लेकर के थाने आती है और फिर विवेक से चंदना की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। विवेक बिना किसी दबाव के तुरंत ही अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, लेकिन विवेक इस हत्या की पूरी कहानी को जब बयां करता है तो इसको सुनने के बाद वाकई में हर किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से ठीक करीब 3 वर्ष पहले साल 2015 में होती है, जब विवेक 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल विवेक का मामा का घर दीपचंद के गांव में होता है। अब साल 2015 में विवेक जो है एक दिन जब अपने मामा के घर पे आता है, एक शादी होता है, उसी शादी समारोह में उसकी पहली बार मुलाकात चंदना से होती है। अब शादी समारोह में जब चंदना को देखता है तो चंदना की खूबसूरती को देख पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठता है। हालांकि दीपचंद और रामधनी चौहान के घर जो है, दोनों के घर के बीच में थोड़ा अच्छा खासा आसपास में ही है, लेकिन दोनों के बीच में परिवार का अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते, इतना संबंध था। इधर विवेक जब चंदना को देखता है तो उसको जब पता चलता है कि चंदना जो है उसके मामा के घर के पड़ोस के रहने वाली होती है, विवेक अब उसके घर पे पहुंच जाता है। जाकर के चंदना के माता पिता से बातचीत भी करता है, जिस कारण से अब चंदना के माता पिता जो है विवेक को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। अब विवेक जो देखने में काफी सीधा साधा लड़का होता है, जब भी उसके घर पे जाता है अक्सर जो है वो चंदना से भी बात करता था, लेकिन उससे जब बातचीत करता था उसके तरफ अजीब निगाहों से भी देखता था, जिसके देखने से उसको देख करके भी उसको भी देर नहीं लगता है कि विवेक उसको पसंद कर रहा है। विवेक एक दिन अपने दिल की बात कंचना से कह देता है।
अब जैसे वो प्यार का इजहार विवेक करता है, अब कंचना भी विवेक के प्यार को स्वीकार लेती है। इसके बाद दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। प्रेम प्रसंग शुरू, जब भी अपने मामा के घर पे विवेक आता था, अब अक्सर उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता था। अब चूंकि दीपचंद जो है एक सरकारी शिक्षक था, अपने स्कूल में वो जब चला जाता, उसके सारे बच्चे भी जब स्कूल में होते थे, अब चंदना अपनी माँ के साथ अकेले घर पे होती थी। उसकी माँ जब अपने कामकाज में लीन हो जाती थी, व्यस्त हो जाती थी, विवेक अब उससे मिलने के लिए उसके घर में जाता था और उसके घर के भीतर ही उससे मुलाकात करता था, बात करता था। ये सिलसिला करीब करीब 1 वर्ष तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो चंदना के घर वालों को पता चलता है और ना ही इस बात की विवेक के घर के किसी भी सदस्य को ये बात पता चलता है। अब चंदना के पास कोई मोबाइल नहीं था। विवेक जब भी वापस घर पहुंचता था, अब कंचना के लिए बेचैन हो जाता था। इसलिए विवेक जब एक दिन अपने मामा के घर के लिए वो आता है, घर पे आता है, रास्ते से एक उस चंदना के लिए एक छोटा सा फोन खरीदता है और मोबाइल खरीद करके जब उसके घर पे पहुंचता है, उस समय उसकी माँ जब अपने कामों में लीन थी, व्यस्त थी, छुपा करके वो मोबाइल चंदना को दे देता है। अब वो कंचना जब उस मोबाइल को लेती है, तुरंत ले जाकर के उसको छिपा के रख लेती है। फिर उसी मोबाइल के जरिए वो दोनों के बीच में लगातार बातचीत होने लगता है। अब जैसे ही बातचीत लगभग 2 साल तक होता है, अब विवेक को अब लग रहा था कि चंदना उससे अब कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगी है, क्योंकि विवेक अब कंचना के नंबर पे जब कॉल करता था तो कंचना जल्दी उसका फोन ही नहीं रिसीव करती थी और ना ही उसे कभी दोबारा फोन भी करती थी। हालांकि विवेक जब कंचना के नंबर पे लगातार फोन करता है तो कभी कभी जो है कंचना का फोन जो है बिजी भी बता रहा था। अब कंचना जब विवेक से दूरी बनाने लगती है, विवेक इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। विवेक जब इस बारे में चंदना से पूछताछ करती है, अब ये बात सुन करके चंदना भी एकदम से भड़क उठती है विवेक पर। कहते हैं तुम कैसे बात कर रहे हो, हमको ऐसे वैसे लड़की मत तुम समझो, मैं किसी भी लड़के से बातचीत नहीं करती हूँ। लेकिन जब पहले जैसे विवेक से बातचीत चंदना नहीं करती थी, अब विवेक के दिमाग में एक शक पैदा होता है कि कंचना का किसी न किसी लड़के के साथ चंदना का अफेयर चल रहा है। शायद इसी कारण से चंदना हमारी हमसे बात नहीं करती है। इसी बात को लेकर के विवेक जब चंदना के ऊपर दबाव बनाना शुरू करता है ना, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब ये विवेक और चंदना के बीच में जब ये लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, दोनों के बीच जब बातचीत होना भी बंद हो जाता है, अब चंदना विवेक के नंबर पे कॉल करना ही छोड़ देती। अब जिसके कारण विवेक को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों के बीच में बातचीत जब बंद हो जाता है पूरी तरीके से, विवेक उसी दिन सोचता है अगर वो मेरी नहीं हो सकेगी तो फिर इस दुनिया में किसी और की नहीं होगी। उसी दिन विवेक चंदना को उस दुनिया से हटाने का एक प्लान बना लेता है और इस दुनिया को हटाने के लिए एक जो नया षड्यंत्र बनाता है। इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन चंदना के नंबर पर कॉल करता है और अपनी गलतियों का माफी मांगता है उससे। जैसे वो गलतियों की माफी मांगता है, अब चंदना भी उसे उसकी गलतियों को माफ कर देती है। दोनों के बीच में फिर से पहले जैसे ही बातचीत होना शुरू हो जाता है। अब जैसे चंदना विवेक के ऊपर भरोसा करती है, अब 16 मार्च 2018 को 10 बजे के आसपास विवेक जो है कंचना के नंबर पर फोन करता है और कहता है मैं मामा के घर पे आ रहा हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए गांव के खेत में आ जाओ। इधर विवेक जब अपने घर से निकलता है, जैसे चंदना के घर गांव में आ जाता है, चंदना अपने माँ से ये कह करके निकलती है घर से कि हम खेत में जा रहे हैं। इधर खेत में जब दोनों की मुलाकात हो जाती है, विवेक चंदना को लेकर के गेहूं के खेत में पहुंच जाता है और उसको पहले एकदम चिकनी चुपड़ी बातें करता है। दोनों के बीच में संबंध बनता है, लेकिन जैसे उससे फ्री हो जाते हैं विवेक, अब उस लड़के के बारे में चंदना से पूछताछ करने लगता है। अब जैसे दूसरे लड़के का जिक्र होता है, उससे पूछताछ होता है, अब उस बात पे चंदना एकदम से उस पे विवेक पे फिर से भड़क उठती है। अब जैसे गुस्से में आ जाती है, इधर विवेक अपने बैग से एक कोई धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार को कंचना के गले के ऊपर चला देता है। अब जैसे कंचना खेत के अंदर गिर जाती है, उसके बाद से उसी हथियार से विवेक जो है उसके शरीर के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसके कारण से अब उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब उसके बाद से वो अपने उसके शरीर के सारे कपड़े फाड़ देता है, उतार देता है और ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि विवेक को ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी लाश अगर लोगों को मिलेगा तो लोगों को यही लगे कि शायद उसके साथ किसी ने गलत किया है और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दिया है। वहां से विवेक जब निकलता है, अपने मामा के घर नहीं जाकर के बल्कि बाहरी बार सीधे अपने घर पहुंचता है।
अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को विवेक को अपने मुख से बताता है, पुलिस विवेक के ही कहने पे अपने कब्जे में लेकर के जिला अदालत में वो पेश कर देते हैं अगले दिन, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। जब इसका पूरी सच्चाई खास करके पूरे घर परिवार वालों को पता चलता है, तो सबके सब सोच में पड़ते हैं कि उस बच्चे का इतने सालों से विवेक के साथ प्रेम प्रसंग था और किसी को पता ही नहीं था। इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के ऊपर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।